नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संघर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर। मैं आपका अपना सत्यम द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों, संविदा शिक्षक सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन में यह आपदा प्रबंधन नामक टॉपिक का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अध्ययन करना एक एक करके शुरू किया था और आज उसी अध्ययन को बढ़ाते हुए हम अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर बात करेंगे। यदि आपने वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज इस चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चैनल के पार्ट 1 और पार्ट 2 की हम लोगों ने लिंक शेयर किए हैं। आप लोग जरूर वहां से जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो प्यारे बच्चों, यहां पर एक और प्राकृतिक आपदा के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। इस प्राकृतिक आपदा का नाम है भूकंप। तो सामान्य रूप से आप लोगों ने भूकंप की कई घटनाओं के बारे में सुना होगा और आज इसी प्राकृतिक आपदा के बारे में हम लोग अध्ययन कार्य क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, भूकंप कैसी आपदा है? तो सबसे पहली चीज, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि हम भूकंप के बारे में बात करें तो यह भूकंप नामक जो प्राकृतिक आपदा होती है, इसका जन्म कहां से होता है? तो एक शब्द मैंने यहां पर लिखा, भूगर्भ। तो भू का अर्थ क्या है यहां पर प्यारे बच्चों? पृथ्वी। और गर्भ का मतलब है पृथ्वी के अंदर का हिस्सा, यानी पृथ्वी की जो अंदर का भाग होता है, वहां से यह भूकंप की घटना क्या होती है, आरंभ होती है। यदि बात करें कि इस भूकंप जैसी घटना के आने का प्रमुख कारण क्या है, तो प्यारे बच्चों, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के आने का प्रमुख कारण है प्लेटों का खिसकना। प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी आप जनरल स्टडी की क्लासेस को मेरे साथ आप लोग अध्ययन करेंगे तो मैं वहां पर आपको एक थ्योरी समझाऊंगा ज्योग्राफी की, जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी। और उस थ्योरी में आप लोग समझ पाएंगे कि हमारी जो पृथ्वी है यह 7 मुख्य प्लेटों तथा 30 से अधिक अन्य प्लेटों से मिलकर के क्या हुई है, बनी हुई है। तो अब यहां पर मैं, चूंकि संविदा शिक्षक की क्लास है, इस टॉपिक को मैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत तक लेके नहीं जा सकता हूं, इसलिए केवल साधारण रूप से फैक्ट वाइज रूप से हम टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका संविदा का है, ना कि पब्लिक सर्विस कमीशन का। जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन के वीडियोस आएंगे उसमें इस सिद्धांत के बारे में और सारी चर्चा भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। चूंकि वीडियो संविदा शिक्षक का है, इसलिए हम चीजों को फैक्ट बेस में जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के आने का प्रमुख कारण क्या होता है? प्लेटों का खिसकना होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा कैसे आरंभ होती है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहां पर मैंने एक पृथ्वी का फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर कैसे भूकंपीय तरंगे आरंभ होंगी और तरंगों के जन्म के पश्चात कैसे भूकंप नामक आपदा हमें क्या होगी, दिखाई देगी। तो प्यारे बच्चों, यह आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पर आप लोगों को मैंने 2 बिंदु जरूर दर्ज किए हुए हैं। एक बिंदु का नाम मैंने फोकस रखा, F रखा हुआ है, और दूसरे बिंदु का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, E रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर बिंदु जो दर्ज किया गया F है, F का यहां फुल फॉर्म क्या है, फोकस। हिंदी में फोकस को क्या कहा जाएगा, भूकंप मूल कहा जाएगा। आखिर फोकस अथवा भूकंप मूल क्या है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, भूगर्भ के अंदर वह जगह जहां से भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, जन्म लेना शुरू करती हैं, या जहां से भूकंपीय तरंगे निकलना आरंभ होती हैं, भूगर्भ के अंदर वह जगह क्या कहलाती है, F फोकस, अथवा इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की बाह्य परत में एक बिंदु मैंने दर्ज किया और इस बिंदु का नाम क्या रखा, ई रखा। प्यारे बच्चों, ई का फुल फॉर्म क्या है, ईपी सेंटर। और ईपी सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप अधिकेंद्र क्या है? तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी की बाह्य परत। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पृथ्वी की बाह्य परत के बारे में समझने के पहले पृथ्वी की परतों को देख लें। यदि प्यारे बच्चों हम ऊपर से नीचे की ओर
पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी में 3 मुख्य परतें हैं। पृथ्वी की जो सबसे बाह्य परत है, इस परत को क्रस्ट अथवा भूपरपटी के नाम से जाना जाता है और यह ऐसी परत है जहां पर मानव निवास करता है, अपने दैनिक दिनचर्या के सारे कार्यों को क्या करता है, संपन्न करता है। क्रस्ट के नीचे की ओर जाने पर आपको पृथ्वी की भूगर्भ के अंदर पृथ्वी की दूसरी परत प्राप्त होगी, इसे हम मेंटल नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा मेंटल के अंदर जब आप भूगर्भ के अंदर प्रवेश करेंगे तो पृथ्वी की तीसरी परत बनाई गई है, तीसरी परत बताई गई है और इस तीसरी परत का नाम क्या है, क्रोट है। और इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर से नीचे की ओर 3 महत्वपूर्ण परतों में बांटा गया है। इन 3 परतों के नाम क्या है, तो क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोट है। यदि हम ईपी सेंटर की बात करें तो जो ये ई बिंदु है, यह ईपी सेंटर कहां स्थित होगा, तो पृथ्वी की सबसे बाह्य परत जिसे क्रस्ट अथवा भूपरपटी के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो अब बात करें प्यारे बच्चों, ईपी सेंटर क्या है, भूकंप अधिकेंद्र क्या है, तो याद रखिएगा भूपरपटी के ऊपर वह बिंदु जहां पर सबसे पहले भूकंप के झटके क्या होते हैं, महसूस होते हैं और इस जगह को क्या कहा जाता है, एपिसेंटर अथवा भूकंप अधिकेंद्र। यानी भूपरपटी पर स्थित वह जगह जहां पर सबसे पहले भूकंप के झटके लगेंगे, भूकंप की घटना होगी, उस जगह को एपिसेंटर अथवा भूकंप अधिकेंद्र के नाम से क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, यदि आप प्रश्न को समझ पाए तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दीजिएगा। मेरा प्रश्न यह है कि जब कभी भूकंप की घटना आरंभ होगी तो सबसे पहले उस भूकंप की घटना का आभास किसे होगा, और मैं इसके लिए आपको 4 ऑप्शन देता हूं। भूपरपटी पर रहने वाले मानव को, भूपरपटी पर रहने वाले कुत्ते को, तीसरा बिलों के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को, चौथा ऑप्शन है आपका पक्षियों को। यदि आप लोग मेरे प्रश्नों को समझ पाए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। मुझे आपके आंसर का क्या रहेगा, इंतजार रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। अब हम वापस आएंगे पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित, पृथ्वी के अंदर स्थित बिंदु फोकस पर। तो फोकस वह बिंदु है, भूकंप मूल वह बिंदु है जहां से भूकंप की घटना आरंभ होती है और यहां पर 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे फोकस से क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। और इन 3 तरंगों को प्यारे बच्चों पी वेव, एस वेव और एल वेव के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी जो भूकंप मूल है, इस भूकंप मूल से 3 प्रकार की तरंगे निकलेंगी। इन तरंगों को क्रमशः पी वेव, एस वेव और एल वेव के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। और यही भूकंपीय तरंगे प्यारे बच्चों भूकंप की घटना के लिए प्रमुख रूप से तबाही के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। और इन्हीं भूकंपीय तरंगों के माध्यम से भूकंप जैसी घटना हमें क्या होती है, दिखाई देती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक करके हम तरंग के बारे में जानना शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पी वेव से। यदि हम पी का फुल फॉर्म करें तो पी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी, और वेव का मतलब होता है वेव। हिंदी में प्राइमरी वेव को हम प्राथमिक तरंगों के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इन तीनों तरंगों में सबसे तेज गति से चलने वाली जो भूकंपीय तरंगे हैं उन्हें भी पी वेव के नाम से ही क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। यानी पी वेव की विशेषता है कि यह सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं। पी वेव को हम प्राइमरी वेव अथवा प्राथमिक तरंगों के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसके पश्चात प्यारे बच्चों अगली विशेषता की ओर चलते हैं। प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे ठोस और द्रव, यह दोनों माध्यम में क्या हो सकती हैं, संचारित हो सकती हैं। यानी जो प्राइमरी वेव है, यदि इनके लिए माध्यम ठोस मिलता है तो ये ठोस माध्यम में भी चल सकती हैं, यदि माध्यम द्रव मिलता है तो उसमें भी ये चल सकती हैं। इन्हें ठोस और द्रव दोनों माध्यमों में चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। यदि बात करें कि प्राइमरी वेव कहां पर चलती हुई दिखाई देंगे या प्राइमरी वेव का प्रभाव कहां पर होगा, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा
प्राइमरी वेव का प्रमुख रूप से प्रभाव कहां पर देखने को मिलता है? भूगर्भ के अंदर। यानी जो प्राइमरी वेव होती हैं ये भूगर्भ के अंदर सर्वाधिक रूप से क्या मचाती हैं? विनाश मचाती हैं। यानी इसका प्रभाव मानव पर नहीं होता, क्योंकि मानव का निवास स्थान भूपर्पटीय पर है और प्राइमरी वेव भूगर्भ के अंदर विनाश करती हैं, इसलिए मानव का इन तरंगों के प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो एक अगली विशेषता है प्राइमरी वेव की, कि प्राइमरी वेव की जो गति होती है वह किन तरंगों की भांति होती है? तो कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो प्राइमरी वेव होती है यह ध्वनि तरंगों की भांति क्या होती है? संचरित होती है। और इसके साथ प्राइमरी वेव के बारे की जानकारी समाप्त होती है। अब हम अगली तरंगों के बारे में बात करेंगे जो भूकंप मूल से जन्म लेती हैं। इन तरंगों को एस वेव के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। यदि हम एस वेव के फुल फॉर्म की बात करें तो प्यारे बच्चों एस का अर्थ है सेकेंडरी, वेव का अर्थ है वेव, और इस सेकेंडरी वेव को हिंदी में द्वितीयक तरंगों के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। यानी सेकेंडरी वेव को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्वितीयक तरंगे कहते हैं। अब ये द्वितीयक तरंगे क्या है, इनकी विशेषताओं के बारे में हम बात कर ले तो प्यारे बच्चों द्वितीयक तरंगों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता याद रखिएगा कि जो द्वितीयक तरंगे हैं दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं। पहली सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे प्राइमरी वेव और दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे कौन सी होती है? सेकेंडरी वेव होते हैं। यदि हम बात करें कि सेकेंडरी वेव की गति किन तरंगों की गति के समान होती है तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा सेकेंडरी वेव की गति द्वितीयक तरंगों की गति प्रकाश की गति के समान होती है। यानी जिस प्रकार से प्रकाश की तरंगे गति करती हैं उसी प्रकार से सेकेंडरी वेव भी क्या होती है? गति करती हैं। यदि हम बात करें कि सेकेंडरी वेव कौन कौन से माध्यम में संचरित हो सकती हैं तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगे हैं यह केवल और केवल ठोस माध्यम में ही क्या हो सकती है? संचरित हो सकती है। और अंतरिम तौर पर हमें एक बात याद रखना है कि सेकेंडरी वेव का प्रभाव कहां पर देखने को मिलेगा तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव की ही तरह केवल और केवल भूगर्भ के अंदर ही विनाश लीला को क्या करेंगी? अंजाम देंगी। तो चलिए सेकेंडरी वेव के पश्चात अब हम तीसरी और अंतरिम सबसे महत्वपूर्ण तरंग पर बात करेंगे और इस तरंग को नाम दिया गया है एल वेव। एल वेव का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग वेव है। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा यदि हम एल वेव की विशेषताओं पर चलें तो एल वेव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये एल तरंगे केवल और केवल किस माध्यम में संचरित हो सकती हैं? ठोस माध्यम में। यानी यदि कहीं माध्यम द्रव हो जाता है तो तरंगों की गति अपने आप क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यानी एल वेव सबसे प्रमुख रूप से ठोस माध्यम में संचरित होती है। इसके अलावा जो एल वेव का सबसे ज्यादा प्रभाव है वह कहां पर पड़ेगा तो प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है भूपर्पटी। और आपको पता है पृथ्वी की सबसे बाह्य परत का नाम क्या है? इसे हम क्रस्ट अथवा किस नाम से संबोधित करते हैं? भूपर्पटी के नाम से। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये एल वेव सर्वाधिक रूप से अपना प्रभाव कहां पर दिखाती है तो पृथ्वी की बाह्य परत भूपर्पटी पर। चूंकि मानव का निवास स्थान कहां पर है? भूपर्पटी पर है, इसलिए मानव की दृष्टि से जो सबसे खतरनाक भूकंपीय तरंगे होंगी उनका नाम क्या होगा? एल वेव होगा। और इस प्रकार से भूकंप मूल से उत्पन्न होने वाली हमने तीनों तरंगों के बारे में जानकारी को क्या किया? एकत्रित किया। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हुए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग यहां पर जानकारी जुटाना शुरू करते हैं भूकंप के बारे में। यदि हम भूकंपीय क्षेत्रों की बात करें कि प्यारे बच्चों हमारे देश में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं तो आप लोगों को याद रखना है भारतवर्ष में एक संस्था है, इस संस्था का नाम है एनडीएमआई, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों से डिस्कशन करूंगा प्रबंधन नामक टॉपिक में, आपदा के प्रबंधन नामक टॉपिक में। एनडीएमआई का यदि हम फुल फॉर्म देखें तो एनडीएमआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। यानी हम बात करें एनडीएमआई का फुल फॉर्म क्या है?
तो एनडीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। यह वह संस्था है जो आपदा प्रबंधन से संबंधित अध्यापन की जिम्मेदारी लेती है। देश के अंदर आपदा प्रबंधन से संबंधित कोर्सों को क्या करती है? चलाती है। तो इस संस्था के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष को 5 प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों में क्या किया गया है? बांटा गया है। यानी भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 भूकंपीय क्षेत्रों में। कौन सी संस्था के द्वारा बताया गया? एनडीएमआई के द्वारा। और एनडीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। यदि बात करें कि भारत के कौन कौन से राज्य जो है यह भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, गुजरात राज्य में एक जगह है कच्छ, यह प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है भारत का। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य का कुछ हिस्सा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है। हिमाचल प्रदेश राज्य का कुछ हिस्सा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है। प्यारे बच्चों एक बात यहां पर जरूर ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर अब राज्य का दर्जा नहीं ले रहा है। यानी जम्मू कश्मीर को वर्तमान समय में राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया गया है? विभाजित कर दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नाम से क्या किया जाएगा? जाना जाएगा। और इसलिए वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। यानी पहले जो राज्यों की संख्या 29 थी उनमें से जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया, इसलिए राज्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 28। और पहले केंद्र शासित प्रदेश जिनकी संख्या 7 थी, चूंकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर के कितनी हो चुकी है? 9 हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का एरिया भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य का कुछ हिस्सा भूकंप प्रभावित क्षेत्र में है, उत्तराखंड राज्य का कुछ हिस्सा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में है। तो ये सब वह हिस्से हैं जहां पर भारत में भूकंप की घटना जरूर देखने को मिलती है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों मैंने यहां पर लिखा हुआ है 7 सिस्टर के बारे में। 7 सिस्टर क्या है? तो यदि आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो भारत के मानचित्र में यदि हम उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे तो 7 राज्य हैं जिन्हें उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। और इन्हीं 7 राज्यों के समूह को 7 सिस्टर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। आखिर ये कौन कौन से 7 राज्य हैं? तो चलिए जल्दी से इनके बारे में जानकारी ले लें। तो इनमें अरुणाचल प्रदेश का नाम आएगा, अरुणाचल प्रदेश के अलावा नागालैंड, नागालैंड के अलावा मणिपुर, मणिपुर के अलावा मिजोरम, मिजोरम के अलावा त्रिपुरा, त्रिपुरा के अलावा आसम और आसम के अलावा मेघालय। ये वो 7 राज्य हैं जिनके समूह को 7 सिस्टर के नाम से संबोधित किया जाता है। ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं। यदि भारत में दिशाओं के संदर्भ में देखा जाए तो ये भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों एक भूकंप की घटना की तिथि जरूर याद रखिएगा, यह भूकंप कब और कहां आया? तो प्यारे बच्चों तारीख थी 26 जनवरी 2001 की और स्थान था भारत का गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य में एक जगह जिसे भुज के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। कहा जाता है प्यारे बच्चों कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में बच्चों की छोटी छोटी टोलियां हाथों में तिरंगे झंडे को लेकर के भारत माता की जयकार करते हुए प्रभात फेरी में निकली थी। और उसी समय अचानक भूकंप आता है और बच्चों की टोलियां जो थी, जो रास्तों में चल रही थी, जमीन फटी और वो टोलियां हजारों की संख्या में बच्चे जमीन के अंदर समा गए। यानी इस आपदा से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ? प्रभाव देखने को मिला। तो ये घटना 26 जनवरी 2001 की आपको जरूर याद रखना है। भारत के कितने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बांटा गया है, इस बात को याद रखिएगा, एनडीएमआई को याद रखिएगा और कुछ इन राज्यों के नाम जरूर याद रखिएगा। और अंतरिम तौर पर प्यारे बच्चों टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड के बारे में और हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके पश्चात ये भूकंप का टॉपिक आपका समाप्त होगा। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है एक वर्ड सीस्मोलॉजी। आखिर ये सीस्मोलॉजी है क्या? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भूकंप जैसी घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वह विज्ञान की शाखा किस नाम से संबोधित की जाती है? सीस्मोलॉजी के नाम से। तो सीस्मोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जहां पर भूकंप
का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वह शाखा किस नाम से जानी जाती है? सीस्मोलॉजी के नाम से। यदि बात करें अगले कीवर्ड की प्यारे बच्चों, तो यहां पर अगला कीवर्ड लिखा हुआ है सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ क्या है? तो प्यारे बच्चों वह यंत्र जिसके माध्यम से भूकंप की तीव्रता का क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, उस यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? सीस्मोग्राफ के नाम से। और वर्तमान समय में प्यारे बच्चों याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता को आंकने के लिए हम लोग एक पैमाने का यूज कर रहे हैं। इस पैमाने का नाम है रिचर स्केल। तो रिचर स्केल एक प्रकार का क्या हुआ? सीस्मोग्राफ। क्योंकि वर्तमान समय में भूकंप को मापने में हम कौन से यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं? रिचर स्केल का। और यदि हम बात करें इस रिचर स्केल नामक यंत्र के खोजकर्ता कौन थे, तो इनका नाम था सर फ्रांसिस रिचर। सर फ्रांसिस रिचर के द्वारा रिचर स्केल को खोजा गया। यदि हम रिचर स्केल की बात करें तो प्यारे बच्चों रिचर स्केल नामक यंत्र में कुल 9 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 9 अंक। इसकी शुरुआत 0 से होती है, 1, 2, 3 और इस प्रकार से कुल 9 अंक इस रिचर स्केल में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यदि किसी भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल पर 6 से कम होती है तो वह भूकंप साधारण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। परंतु यदि किसी भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल के पैमाने पर 6 से आगे बढ़ती है तो वह प्रत्येक भूकंप प्रलयंकारी रूप देगा, यानी उससे महाविनाश क्या होगा देखने को मिलेगा। इसके पश्चात प्यारे बच्चों यहां पर मैंने एक देश का नाम लिखा हुआ है जापान। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, भूकंपों का देश जापान को कहते हैं, क्योंकि विश्व में जो सबसे ज्यादा भूकंप है वह किस देश में आते हैं? जापान में। इसी कारण जापान को क्या कहा जाता है? भूकंपों का देश कहा जाता है। और यहां पर जी का मान, तो प्यारे बच्चों जी का मान से क्या से है? तो प्यारे बच्चों आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति अथवा ग्रेविटी के नाम से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब भी भूकंप जैसी घटना हमारी पृथ्वी पर आरंभ होगी तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वह अचानक क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब भी भूकंप जैसी घटना होगी तो समय पृथ्वी के जी के मान पर, गुरुत्वाकर्षण मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाएगा। यदि बात करें कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो पृथ्वी की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। कौन सी शक्ति कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। प्यारे बच्चों इसका आप प्रैक्टिकल करिएगा। एक किसी पत्थर को उठा करके बड़े आराम से ऊपर की ओर उछालिएगा और आप लोग देखेंगे कि वह पत्थर ऊपर के पश्चात वापस कहां आएगा? पृथ्वी पर। और यहां से हम आभास कर सकते हैं कि पृथ्वी में कौन सी शक्ति है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसके अलावा अंतरिम तौर पर आप लोगों को एक गैस का नाम याद रखना है और इस गैस का नाम है प्यारे बच्चों रेडॉन गैस। अब ये रेडॉन गैस क्या है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब भी हमारी पृथ्वी में भूकंप जैसी घटना आरंभ होने वाली होगी उसके पहले ही अचानक से वायुमंडल में एक गैस की मात्रा में वृद्धि होना शुरू होगी और इस गैस को रेडॉन गैस के नाम से जाना जाएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यदि वायुमंडल में अचानक से रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ रही है तो उसका अर्थ है कि अब कहीं ना कहीं भूकंप जैसी घटना या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा हमें क्या होगी? देखने को मिलेगी। तो इसके साथ ही प्यारे बच्चों भूकंप जैसी आपदा से जितनी महत्वपूर्ण बातें आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण थी उनकी चर्चा करते हैं अगली प्राकृतिक आपदा की ओर। यहां पर अगली प्राकृतिक आपदा का नाम है भूस्खलन। तो सबसे पहले बच्चों यदि हम साधारण रूप पर भूस्खलन के बारे में चर्चा करें कि आखिर भूस्खलन क्या है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने कई बार वर्षा ऋतु के समय पर ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि भारत के जो पर्वतीय राज्य हैं, इन पर्वतीय राज्यों में प्रमुख रूप से यह भूस्खलन की समस्या क्या होती है देखने को मिलती है कि वर्षा ऋतु का मौसम होता है, अत्यधिक बारिश होती है और अचानक से जो पर्वतीय मिट्टी होती है वह कट करके अचानक से क्या होती है? नीचे की ओर, जमीन की ओर आती है। और इस प्रकार की अनेकों घटनाओं के बारे में आप लोगों ने जरूर देखा होगा वीडियो, आप लोगों ने अनेक घटनाओं के बारे में सुना होगा और उसी आपदा के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। तो इस आपदा का नाम क्या है प्यारे बच्चों? भूस्खलन, अथवा इसी को लैंडस्लाइड के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। यदि बात करें
कि भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों में दिखाई देगी। तो प्यारे बच्चों, जो पर्वतीय भाग होते हैं भारत देश में स्थित जो प्रमुख रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, इन पर्वतीय भागों में ही यह भूस्खलन की घटना आपको देखने को मिलेगी। और भूस्खलन कैसी आपदा है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। यदि बात करें प्यारे बच्चों कि भूस्खलन किस कारण से होता है या भूस्खलन की घटना का क्या कारण है, क्यों भूस्खलन की घटना होती है, तो कहां होती है, ये बात तो हम समझ चुके हैं कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर यह घटना घटित होती दिखाई देती है। अब कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि भूस्खलन की घटना क्यों होती है। तो प्यारे बच्चों, इन पर्वतीय क्षेत्रों में यदि कोई भूकंप आता है या वहां पर कोई भूकंप की घटना होती है, तो चूंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, भूकंप की घटना में प्रमुख रूप से भूपर पट्टी पर एक तरंग प्रभाव करती है जिसका नाम एल वेव है। और उसके आने से जब पर्वतीय भागों में यह भूकंप आएगा तो आसपास के क्षेत्रों में कंपन होगा और कंपन के कारण भी यह भूस्खलन जैसी घटना क्या होगी, देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, अत्यधिक वर्षा हो रही है, तो इस अत्यधिक वर्षा के कारण भी यह प्राकृतिक आपदा आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी। यानी भूस्खलन नामक प्राकृतिक आपदा का प्रमुख कारण क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली भूकंप की घटना और पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली अतिवृष्टि। यदि बात करें कि भारत के कौन से हिस्से इस भूस्खलन नामक आपदा से प्रभावित हैं, कौन कौन से क्षेत्र भूस्खलन आपदा से प्रभाव में रहते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना, भारतवर्ष में जिन भी राज्यों में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, भारत में जिन जिन राज्यों में हिमालय की नवीन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, तो इन राज्यों में आप लोग नाम ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का, इसके अलावा उत्तराखंड का। ये सभी कैसे राज्य हैं? आपकी हिमालय की नवीन श्रृंखलाएं, नवीन पर्वत श्रृंखलाएं यहां पर मौजूद है। तो इन राज्यों में नेचुरल रूप से यह घटना हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, अब यदि मैं नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करूं, नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप लोग प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र देखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत के मानचित्र में आप लोग केरल, यहां पर मिलेगा आपको केरल राज्य और यहां पर मिलेगा तमिलनाडु राज्य। और इन दोनों राज्यों में यह नीलगिरी पर्वत का क्षेत्र क्या है, आपका फैला हुआ है। तो नीलगिरी में पर्वतीय क्षेत्र है। चूंकि आपको पता है मानसून काल के दौरान केरल राज्य में सर्वाधिक रूप से वर्षा होती है और यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो आपको पता है यदि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है तो कौन सी प्राकृतिक आपदा वहां पर आपको देखने को मिलेगी, भूस्खलन की। तो जो आपका नीलगिरी का क्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय भारत में केरल तमिलनाडु राज्य में स्थित है, नीलगिरी पर्वत का क्षेत्र, यहां पर भारी वर्षा के कारण यह प्राकृतिक आपदा यहां पर भी क्या होगी, आपको दिखाई देगी। यदि बात करें कि भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने की क्या उपाय है, तो प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनको अपना करके हम इस प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। चूंकि आपको पता है प्यारे बच्चों कि प्राकृतिक आपदाओं को मानव नहीं रोक सकता, परंतु मानव ऐसे उपायों को जरूर अपना सकता है, कि ऐसे उपाय जरूर कर सकता है जिसके माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो कौन कौन से उपाय हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित भारत के क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कार्य को, उन सभी क्षेत्रों में बांध निर्माण के कार्य को पूर्ण रूप से क्या किया जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यानी हमें किसी भी प्रकार से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ना तो सड़कें बनानी है और ना ही बांधों का निर्माण करना है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ और यदि भूस्खलन होगा तो सड़कों में करोड़ों की धनराशि मिट्टी में मिल जाएगी। इसके अलावा जो बांध हमने बनाया, यदि भूस्खलन का कार्य हुआ, बांध टूट गया तो आसपास की आबादी उससे प्रभावित हो जाएगी। इसके अलावा प्यारे बच्चों, प्रमुख रूप से हमें क्या करना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य करना है। आपको पता है बच्चों, जो वृक्ष होते हैं यह जमीन की जो मिट्टी होती है, वृक्ष की जड़ें जमीन की मिट्टी को बहुत अच्छे से क्या कर लेती हैं, जकड़ लेती है, जिससे मिट्टी में एक बंध निर्मित हो जाता है और किसी भी परिस्थिति में यह बंध नहीं टूटता। तो हम पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य करके भी भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलिए
चलिए प्यारे बच्चों, भूस्खलन के पश्चात अंतरिम तौर पर इस वीडियो में हम एक और प्राकृतिक आपदा की चर्चा करने जा रहे हैं और इस प्राकृतिक आपदा का नाम क्या है प्यारे बच्चों? सुनामी है। सुनामी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। सुनामी में होता क्या है? साधारण तौर पर यदि मैं चर्चा करूं तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और इन लहरों का प्रभाव जो समुद्र के तटवर्ती इलाके होते हैं, जैसे आपका समुद्र भरा हुआ है, यहाँ पर पानी है, आपका महासागर है, और यदि यहाँ पर सुनामी आरंभ होगी तो यह समुद्र का पानी जो समुद्र के तटवर्ती इलाके हैं, इन तटवर्ती इलाकों में विशाल लहरों के माध्यम से क्या होता है, पहुंचता है। और इस प्राकृतिक आपदा को साधारण तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सी प्राकृतिक आपदा होगी? आपका सुनामी होगी। तो यदि बात करें कि सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा प्रमुख रूप से कहां पर देखने को मिलेगी, तो प्यारे बच्चों, जो सागर और महासागरीय क्षेत्र हैं, सागर और महासागरीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से यह सुनामी नामक आपदा क्या होगी? देखने को मिलेगी। सुनामी कैसी आपदा है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सुनामी कैसी आपदा है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। यदि बात करें कि समुद्रों में यानी सागर और महासागर में यह प्राकृतिक आपदा कैसे जन्म लेती है, तो इसके प्रमुख दो कारण हैं। समुद्रों में आने वाले प्रमुख रूप से भूकंप और इसके अलावा समुद्रों में होने वाली ज्वालामुखी की क्रिया समुद्र के अंदर एक प्राकृतिक आपदा को जन्म देती है और इस प्राकृतिक आपदा को सुनामी के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। यानी जब कभी समुद्रों में अचानक भूकंप आते हैं तो समुद्र में आने वाले भूकंपों के कारण और इसके अलावा समुद्र में आने वाली जो होने वाली ज्वालामुखी की घटनाओं के कारण यह सुनामी नामक आपदा सागरों और महासागरों में क्या होती है? देखने को मिलती है। तो जैसे भूकंप आएगा तो होगा क्या कि जो महासागरीय जल है या समुद्र में मौजूद जल है उसमें अचानक से क्या होगा? हलचल होना शुरू हो जाएगा। जैसे भूकंप की आपदा आई समुद्र के अंदर तो अचानक से जो समुद्र का जल होगा उसमें हलचल होगी और हलचल होने के कारण इन सागरों अथवा महासागरों में जल की विशाल ऊंची ऊंची तरंगों अथवा लहरों का क्या होगा? निर्माण होगा। और यह लहरें क्या होंगी? समुद्र से निकलकर जो समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है, जो समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है, इस तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग या इस तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद जो भी विषय वस्तु होगी उन विषय वस्तुओं को सर्वाधिक रूप से क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने समझा कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी प्राकृतिक आपदा प्रमुख रूप से सागर महासागर में देखने को मिलती है। सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा के जन्म लेने का कारण क्या है? तो सागर महासागरों में होने वाली भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं। तो सागर में या महासागर में जैसे भूकंप आएगा तो अचानक से महासागरों के जल में हलचल होगी, महासागर का जल उथल पुथल होगा और इसके पश्चात महासागरों में ऊंची ऊंची तरंगें और लहरें जन्म लेंगी और इन लहरों का प्रभाव समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में, सागर अथवा महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में होगा और तटवर्ती इलाकों में रहने वाली जो भी जनसंख्या होगी, मानव की बसाहट होगी या जो भी जीव संपदा होगी, इन सबको यहां पर क्या होगा? नुकसान होगा। यदि बात करें प्यारे बच्चों सुनामी के बारे में और आगे चर्चा की तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि सुनामी शब्द जो है यह एक जापानी भाषा का क्या है? आपका शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तट की ओर आती हुई लहरें। तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा कि समुद्र की लहरें समुद्र के अंदर से जन्म ली और कहां पर इन्होंने प्रभाव किया? तटवर्ती क्षेत्रों में। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यदि एक प्रश्न पूछा जाए कि सुनामी का देश किसे कहा जाता है, तो चूंकि आपको पता है प्यारे बच्चों सुनामी नामक आपदा को लाने में प्रमुख रूप से कौन सी आपदा जिम्मेदार है, तो उस आपदा का नाम क्या है? भूकंप है। और प्यारे बच्चों आपको पता है विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आते हैं? जापान में। तो विश्व में सबसे ज्यादा सुनामी की घटना भी कहां पर होगी? जापान में। इसी कारण सुनामी के देश के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो वह देश भी कौन सा है? आपका जापान है। इसके अलावा प्यारे बच्चों बात करें कि सुनामी का प्रभाव कहां पर दृष्टिगोचर होगा, तो प्रमुख रूप से आप लोगों को याद रखना है कि जो समुद्र का, सागर का, महासागर का जो तटीय किनारा होगा, तटीय किनारे होंगे, वहां पर इस सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा का प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसके अलावा प्यारे बच्चों एक सुनामी नामक आपदा की तारीख और समय जरूर आप लोगों को याद रखना है। भारत में प्यारे बच्चों
एक सुनामी की घटना हुई थी। यह घटना 26 दिसंबर 2004 को हुई थी। हिंद महासागर में यह सुनामी आई थी। यदि मैं हिंद महासागर की बात करूं तो प्यारे बच्चों, हिंद महासागर के लिए मैं स्थिति को बनाने की कोशिश करता हूं। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण की ओर एक महासागर स्थित है और इस महासागर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? हिंद महासागर है। और प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर पश्चिम की ओर सबसे निचला राज्य कौन सा है? केरल है। और यहाँ पर पूर्व की ओर सबसे निचला राज्य कौन सा है? आपका तमिलनाडु है। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2004 को जब इस हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी आई तो इस सुनामी ने भारत के केरल राज्य को और भारत के तमिलनाडु राज्य के जो तटवर्ती इलाके थे उन तटवर्ती इलाकों में सर्वाधिक रूप से क्या पहुंचाया? विनाश पहुंचाया। और प्यारे बच्चों यदि बात करें कि सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा से हम कैसे बचे, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि जो हमें समुद्र के तटवर्ती इलाके हैं इन पर किसी भी प्रकार से मानव की बसाहट नहीं करनी है, वहां पर घर मकान नहीं बनाने हैं, ताकि इस आपदा के प्रभाव को हम लोग क्या कर सके? कम कर सके। और इसके अलावा जो समुद्र के तटवर्ती इलाके हैं उन सभी इलाकों में हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण का कार्य करना है, जिससे कि सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों यह वीडियो आपका समाप्त होता है। प्यारे बच्चों यदि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को बहुत ज्यादा मात्रा में प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को के पास चैनल की लिंक भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ करके इन क्लासों का लाभ उठा सके। और हाँ, यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो की लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले पार्ट में मैं आपसे ज्वालामुखी और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।